किस्त नंबर 1, मोहब्बत न होगी दोबारा। तौलिए से साफ चेहरा करते अयान भट्ट ने कमरे में कदम रखा था। तुम भी बेवक्त आ टपके हो। अब भला ये मौका है कि तुम्हारे सामने मैं भी इसी हालत में नजर आऊं। अयान का अंदाज शर्मसारी से भरा हुआ था, मगर जैद की जानिब से किसी भी किस्म के जवाब ना मिलने पर अयान ने तौलिया हटाकर देखा तो एक लम्हे को उसके हवास बिखर गए। लम्हे के हजारवें हिस्से में उसका दिल कई बार धड़क उठा था। ये क्या कर रहे हो? अचानक हवास में लौटते हुए वो कुछ शर्मिंदा सा हुआ। अयान ने झुंझलाकर तौलिया सोफे पर फेंक कर जैद की जानब पेश कदमी की थी, जो उसकी तरफ माना खेज नजरें लिए मुस्कुरा रहा था। वही जो तुम्हें नजर आ रहा है। जैद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। अयान मजीद सटपटा उठा। मुझे पता ही नहीं था कि अयान भट्ट जैसा गुमसुम इंसान भी मोहब्बत जैसे जज्बे को अपने दिल में जगह दे सकता है। जैद के हाथ से अपनी ग्रे कलर की चमड़े वाली डायरी छीनने की कोशिश की थी, मगर जैद उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए उछलकर पीछे हट गया। अयान खसीली नजरों से घूरता रह गया था। अयान ने सख्ती से लब भींच लिए, जबकि जैद बड़े खास अंदाज में गुनगुना रहा था, बल्कि अयान को चिढ़ा भी रहा था। अयान को उसी लम्हे पछतावे ने आ घेरा जब वो उस डायरी को सराहने वाली मेज पर रखकर भूल गया था। आज तबीयत भी कुछ बोझल सी हो रही थी। ऊपर से जैद का फोन आ गया था। अयान ने सरसरी सा जिक्र कर दिया था और अगले घंटे में वो यहां था। जैद की शगुफ्ता बातों से अयान की तबीयत की सारी कफलत खत्म हो चुकी थी। दोनों का इरादा शहर के ब्लू मून कॉफी शॉप में जाने का था, इसीलिए अयान तैयारी करने चला गया था। वापस लौटा तो सामने ये मामला दरपेश था। जैद, मैं कह रहा हूं, शराफत के साथ उसे मुझे दे दो। अयान ने इंतहाई जब्त से डॉक्टर जैद की आंखों से झलकती अयां होती शरारत को बर्दाश्त किया था, मगर इधर तो सिरे से परवाह ही नहीं थी। डॉक्टर जैद डायरी खोले मुसलसल शरारत पर आमादा था। इंतहाई कूल माइंड अयान का उसी लम्हे जी चाहा कि बेड की साइड टेबल का क्रिस्टल गुलदान उठाकर जैद के सर पर दे मारे। जैद, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या अयान ने भिनाकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। उससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, जैद ने छलांग लगाकर ड्रेसिंग मेज की दूसरी तरफ रखे सोफे पर जगह बना ली थी, मगर उधर तो कान पर जूं तक न रेंगी थी। अयान उसे कीनातूज नजरों से सर धमते देख रहा था। इससे पहले कि अयान दोबारा उसकी जानिब पेश कदमी करता, वो उछलकर बेड पर जाकर खड़ा हुआ था। हाथ ऊंचे करके अयान की पहुंच से दूर कर लिए। अयान ने एक जुस्त में उस तक पहुंचते ही उसके हाथ से डायरी छीन ली। अरे यार, पढ़ने तो दो। तुम्हारी दास्तान इश्क, रौदाद मोहब्बत, दर्द उल्फत, बल्कि तुम्हारे वर्जिशनामा। उसने आंखें मींची थी। अयान का जी चाहा कि उसकी गर्दन दबोच ले। वो अब नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया था। अयान ने डायरी साइड टेबल की दराज में रखकर लॉक करके चाबी अपनी पैंट की जेब में डालकर उसकी जानिब रुख किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जैद, इस तरह किसी की जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। अयान की आंखों में वाजे खफगी थी, बल्कि शर्म भी आ रही थी। यूं अपना आप अया होने पर हल्की सी शर्मिंदगी भी थी। चेहरा कुछ सुर्खी लिए हुए था। डॉक्टर जैद उसकी बात पर एकदम कहका लगाकर हंस दिया था। अयान का ये रूप उसे मजीद शरारत पर उकसा रहा था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए मुझसे यूं पर्दा पोशी करने पर, बल्कि जैनब का नाम छुपाने पर। मैंने तो यूं ही कमरा सीधा करने को तकिया उठाया था। क्या पता था इस डायरी में तुम्हारी दास्तान इश्क रकम है। तुमने आधा घंटा तैयारी में लगाया है और मैंने चीदा चीदा उसे पढ़ने में। वो मुस्कुराकर अपना कारनामा बता रहा था।
اس پر کرشنس کی بوچھاڑ کرتی تھی۔ وہ خود کو سمیٹ کر رکھنے والا انسان تھا۔ مگر اب بہت غلط حرکت کی تم نے۔ اگر یہ ڈائری اٹھا ہی لی تھی تو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی شرمندگی پر وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ زینب اچھی لڑکی ہے، معصوم سی، کیوٹ سی، مگر اس کی بات کو قطعی نظر انداز کیے بغیر وہ اپنی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا۔ ایان نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ویسے تو اب میں دیکھو زینب نہیں ہوں، آنکھ دبا کر وہ کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایان کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان آ ٹھہری تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، میں خود بہت الجھا ہوا تھا، بلکہ میں خود تم سے یہ سب ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ اپنی شرمندگی کو ایک طرف ڈال کر ایان نے خود کو نارمل کیا۔ زید بھی ہنس دیا۔ پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک بات کہوں، ایان نے جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا تھا، اس کی بات پر پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زینب بہت کم عمر ہے، تم دونوں میں عمر کا زیادہ فرق ہے، وہ لابالی سی ہے، اور پھر وہ تمہاری اماں، کیا وہ مان جائیں گی؟ وہ ایک مخلص دوست کی طرح مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ ایان نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر جگہ پکڑی۔ زید میں خود بہت پریشان ہوں۔ اماں کسی بھی طرح مامو جان وغیرہ کی فیملی کا نام تک سننے کو تیار نہیں۔ برسوں کی چھوٹی موٹی چپکلشیں انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اب تو وہ زینب کو برداشت کرنے کو روادار نہیں ہے۔ ایان کو ایک مخلص پرخلوص دوست کی ضرورت تھی۔ اس کے دل کی حالت سے وہ کب کا باخبر تھا، مگر زینب سے متعلق قطعی طور پر بے خبر تھا، اور اب جب اسے حقیقت سے آگاہی ملی تھی تو ایان نے اس کے سامنے اپنے دل کا درد کھول کر رکھ دیا تھا۔ پھر اب چھپانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ واقعی زینب کیا ساری صورتحال سے باخبر ہے؟ پرسوچ انداز میں اس نے ایان کا چہرہ دیکھا، جہاں عجیب سا موسم رقم تھا، خوشی بھی اور دل سوزی بھی۔ نہیں، اپنے بالوں کو سمیٹتے ایان نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اسے کچھ علم ہو، اس وقت تک تو بالکل نہیں، جب تک اماں راضی نہ ہو جائیں۔ اور اگر اماں کو علم ہو گیا کہ زینب کے متعلق میرے محسوسات اس نوعیت کے ہیں تو وہ زمین و آسمان ایک کر دیں گی۔ کبھی نہیں مانیں گی، کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہو کہ اماں خود اپنی دلی آمادگی اور رغبت سے نئے تعلقات کی ابتدا کریں۔ ایان نے گزشتہ چند دنوں کے اندرونی پریشانی ایک دم زید کے سامنے لا رکھی تھی۔ جس طرح تم لوگوں کے خاندانی حالات میں رنجشیں ہیں، اس میں تو اماں کو اپنی پرانی تمام رنجشیں مٹا کر خود پیش رفت کرنا ہوگی۔ وہ بھی نہایت سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کر رہا تھا۔ ایان نے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر سے چند لمحے والی شرارت کا عکس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ ایان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکران سرایت کر گئی تھی۔ چھوڑو یار اس ٹاپک کو، جتنا بھی اسے سوچیں گے ذہنی انتشار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فی الحال تم مجھے آؤٹنگ کے لیے لے کر جانے والے تھے۔ ایان نے فوراً موضوع بدلا تھا۔ وہ خود بھی اس ٹاپک پر مزید گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زید نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم شرارت کا عکس لہرا۔ عشق نے نکما کر دیا زید، ورنہ ایان بھی آدمی تھا بڑے کام کا۔ ایان نے ایک دم کہکا لگا کر زید اچھا خاصا شعر برباد کر دیا تھا۔ ویسے یار تمہیں زینب کا نام چھپانے پر میں قطعی معاف نہیں کروں گا۔ ایان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ مثلاً کیا کرو گے؟ ایان مکمل طور پر تھوڑی دیر والی کیفیت سے باہر آنا چاہتا تھا۔ مثلاً یہ کروں گا، یہ سارے کشنز تمہیں دے ماروں گا، اور اس کے بعد اچھی سی چائے پیوں گا، اور بعد میں تمہیں لے کر آؤٹنگ پر جاؤں گا۔ اور جو تم نے چائے کا آرڈر دیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر زید نے واقعی بیڈ پر بکھرے سارے کشنز
ایک ایک کر کے ایان پر اچھالنے شروع کر دیے تھے۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انسان بنو، ڈاکٹر ہو مگر حرکتیں دیکھو اپنی۔ ایان ادھر ادھر ہو کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا، مگر زید باز نہ آیا۔ اس نے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے زمین پر بکھرے کشن اٹھا کر اسے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دم ہی کمرے میں کشن بکھر گئے تھے۔ چائے کا میں نے ثنا کو پیغام دے دیا تھا، سمینہ نے تیاری کروا لی ہوگی، تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں۔ سارے کشن زید پر اچھال کر ایان دروازے کی طرف بڑھا۔ آنے والی چائے کی ٹرالی لوازمات سے سجائے دروازے دھکیل کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ایان جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایان اسے آج پورے 4 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ 4 دن پہلے جب وہ ان کے ہاں سے گئی تھی تو کس قدر اداس، بے دم اور دل گرفتہ تھی، اور اب چہرہ بالکل بے رویہ تھا۔ 4 دن پہلے اماں اور زینب کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کا شائبہ تک نہ تھا۔ شگفتہ تر و تازہ چاندنی کی طرح روشن چہرہ لیے، اپنی شہد رنگ آنکھوں کے دمکتے ہیرے لیے اس کے سامنے تھی۔ 4 دن سے وہ اماں اور اس کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو سوچ سوچ کر سخت پشیمان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زینب زیتی نے اسے ایک دم تصورات کی دنیا سے باہر لاپٹکا تھا۔ ایان ایک دم چھینپ کر سیدھا ہوا، سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے کر رخ موڑے تو زید کو شریر نظروں سے اپنی جانب دیکھا۔ ارے زینب آئی ہیں، کیسی ہیں زینب آپ؟ ایان کو شرارتی نظروں سے تاڑتے ہوئے زینب کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ چائے کے لوازمات سے سجی ٹرالی اندر لا چکی تھی۔ آرام سے ٹرالی سیٹ کر کے وہ چائے کی لوازمات ٹیبل پر سجانے لگی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، البتہ زید نے کن آنکھوں سے چھپتے ہوئے ایان کو دیکھا۔ ایان اس کے البتہ پر سٹ پٹا اٹھا، نہ جانے اب کیا کہہ دے گا۔ زید، اس نے تنبیہ پکارا تھا۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ زینب نہ سمجھی میں دونوں کو دیکھا اور پھر کمرے کی حالت کو، جہاں جا بجا کشن بکھرے ہوئے تھے، بستر پر، قالین پر، صوفے پر، ورنہ ایان کا کمرہ تو بہت نفاست سے سجیلا ہوتا تھا، مگر ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی نظریں ایان پر آ ٹکی۔ اسے یاد آیا وہ آج یہاں کیوں آئی ہے۔ ایان بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انتہائی سادہ انداز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ ایان صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹھٹکا تو زید گھنگارا۔ کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ زینب کے استفسار پر زید کھانسنے لگا۔ اسے نظر انداز کر کے ایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ صبح کالج میں سمینہ ذکر کر رہی تھی کہ رات آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں گھر جا کر اماں کو بتایا تو اماں نے سختی سے تاکید کی کہ میں پوچھ آؤں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے آئے ہوئے۔ سمینہ چائے بنا رہی تھی، ابھی ایک دوست کی کال آ گئی تھی، مجھے چائے دے کر اس نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ سادگی سے مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ ایان کی نظریں اس کے سراپے میں الجھنے لگی۔ زید کا موقع خیال کر کے ایان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ رات بس میرے سر میں ہلکا سا درد تھا، اسی وجہ سے سمینہ پریشان ہو گئی، بلا وجہ تم لوگوں کو بھی پریشان کیا۔ پاگل ہے وہ پوری۔ ایان نے ہنس کر ٹالا تھا۔ پاگل نہیں ہے وہ، بتا رہی ہے آپ آج کل کچھ پریشان رہنے لگے ہیں، اور تو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے بھی لگے ہیں، کسی چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں۔ اماں بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور علی بھی، جبکہ میں خود بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ بدلنے لگے ہیں، کچھ بات ضرور ہے جو ہمیں نہیں بتائیں گے۔ چائے کا مگ زید کو دے کر اس کی جانب مگ بڑھاتے ہوئے بہت اپنائیت اور محبت اور خلوص سے وہ پوچھ رہی تھی۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے اندر کی جنگ تو خود لڑ رہا تھا۔ دھوکہ ہے تم لوگوں کا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ شہد جیسی ہیروں کی طرح دمکتی صاف اور شفاف آنکھوں سے خلوص اور اپنائیت سے نظریں چرا کر اس نے کہا تھا۔
ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कोई वहम नहीं हुआ। इतने सारे लोगों का मुशाहिदा गलत नहीं हो सकता। अब आप पहले वाले अयान भाई नहीं रहे, बहुत तब्दील हो गए हैं आप। वो अयान के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़े बिल्कुल संजीदा थी। अयान हंस दिया, फिर जैद का ख्याल करके लब भींच लिए। जैद भाई, आप ही इनसे पूछें, ऐसी क्या बात है जो ये हमें नहीं बता सकते? कम से कम अली और समीना की ही परेशानी का ख्याल कर लें। अब के उसने बिल्कुल खामोश मगर जेरे लब मुस्कुराते जैद को भी घसीटा था। जैद एकदम सटपटाया था, फिर अयान को मानाखेज नजरों से ताड़ते हुए हंस दिया। बेफिक्र हो जाएं जैनब जैदी, अयान बट को जो मर्ज लाहक है वो इलाज के काबिल नहीं है। अगर आप तामुन करें तो ये मसला हल हो सकता है। वो आखिर में शरारत से हंस दिया था। जैनब के खाक पल्ले ना पड़ा। क्या मतलब? वो उलझी थी। मजाक कर रहा है ये तुमसे, तुम जाओ। इससे पहले कि जैद मजीद गुल अफशानी करता, अयान ने फौरन जैनब का ध्यान बटाया था। वो यही समझी कि अयान उसे टाल रहा था। चलिए तो मैं जाऊंगी, मगर एक बात मेरी सुन लें आप। इस तब्दीली से मुतालिक मैं मजीद जानकर रहूंगी। मैं समीना नहीं हूं जो आपकी बातों से बहल जाऊंगी। बात है जरूर, मैं पता करवा लूंगी। वो उसे अपने इरादों से खबरदार करती कमरे से चली गई थी। अयान ने उसके जाते ही जैद को घूरा। तुम्हारी जुबान बंद नहीं रह सकती थी। मैंने क्या कहा है? एक ही घूंट में चाय खत्म करते हुए उसने मासूमियत से पूछा था। अयान बेचारगी से उसे देखते उसी लम्हे को पछताया जब डायरी डॉक्टर जैद के हाथ लगी थी। पहले तो वो उसके इश्क की फर्जी कयाफे लगा रहा था, मगर अब तो उसके पास जैनब का पूरा अहवाल मौजूद था। रहमान मंजिल की ड्राइंग रूम में दाखिली दरवाजे धकेल कर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ था, सीधा नजर गहरे जामनी दुपट्टे के हॉल से अपनी झप दिखाते चेहरे पर टिक गई थी। वो बिलाशुबा हसीन थी, मगर उस वक्त वो उस लिबास में हसीन तरीन लग रही थी। ओह, यहाँ तकरीब शुरू हो चुकी है। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में उसे पूरा 1 घंटा सर्फ हुआ था। यकीनन अब तक नदीम की इस आमद से मायूस होकर उसे लानत मुलामत का फरीजा अंजाम दे रहा होगा। सभी जाने पहचाने चेहरे थे। तीनों खलाइयाँ थी, मामू जान थे, उनकी आलो औलाद थी। अच्छा खासा हुजूम था। हर कोई महवे गुफ्तगू था। घरेलू सतह पर मुनक्किद होने वाली सादा सी तकरीब, मगर फिर भी रिश्तेदार अहबाब करीबी दिखाई दे रहे थे। अभी तक किसी ने भी शयान ज़हूर की आमद पर ध्यान नहीं दिया था। शयान ने यूं ही खड़े खड़े नदीम फारूक को ढूंढना चाहा। इर्द गिर्द का जायजा लेते तलाश करते उसकी नज़रें बाएं जानिब रखे सोफे पर टिक गई थी। इससे पहले कि वो पेशकदमी करता, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। शयान ज़हूर ने फौरन रुख बदला। शुक्र है तुम भी पहुंचे हो। 2 दफ़ा अम्मा जान का फ़ोन आ चुका है। हर दफ़ा तुम्हारे पहुंचने से मुतालिक पूछ रही थी। नदीम भी इंतज़ार करके अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंचा है। कम से कम किसी तकरीब पर ही दस्तयाब हो जाया करो। नदीम उसे देखते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया था। शयान धीमा सा मुस्कुराया। आई एम सॉरी, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचा हूँ। क्या करूँ, काम ही ऐसा था, वरना मैं कभी ना जाता। नदीम के इस मोहब्बत भरे शिकवे पर वो फौरन शर्मिंदा हो गया था। नदीम मुस्कुरा दिया। चलें, आए अंदर चलते हैं। वो अभी तक दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। नदीम के कहने पर उसने फौरन दहलीज छोड़ दी थी और कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिया था। सबसे सलाम दुआ करके वो नदीम की तरफ बढ़ा और हाथ मिलाना चाहा। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। चेहरे पर खफगगी नाराजगी के तासुरात भरपूर थे। मुझसे मिलने या बात करने की जरूरत नहीं है। कल से मैं तुम्हारे नंबर पर ट्राई कर रहा हूं और तुम हो कि उस वक्त जब सब कुछ हो चुका है अपना चेहरा दिखा रहे हो। उसने शयान का मुसाफा के लिए बढ़ाया हुआ हाथ भी झटक दिया था।
आई एम सॉरी यार, रियली सॉरी। मेरे इतने अच्छे दोस्त की मंगनी हो और मैं ना आऊं, हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट पर देर हो गई थी और फिर यहाँ तक आते आते ट्रैफिक ने भी तमाम शिकवे करने का हक दे दिया। आई प्रॉमिस तुम्हारी शादी पर जल्दी आऊँगा। मुआजरत करते करते वो गैर संजीदा हो गया था। नदीम ने उसे घूरना चाहा, मगर उसको मुस्कुराते देखकर वो भी हंस दिया। शयान ने शुक्र अदा करते हुए उसको गले से लगा लिया। तुम बैठो, मैं ज़रा तुम्हारी मंगेतर साहिबा का भी कर्ज उतार लूं, फिर तुम्हारे पास बैठता हूं। शयान ज़हूर नदीम से अलहदा होते हुए उसकी जानिब बढ़ गया था, जिधर सोफे पर नौरीन सजी संवरी बैठी हुई थी। छोटी खाला जान उसकी बाएं जानिब थी, जबकि बड़ी खाला दाएं तरफ। अस्सलाम वालेकुम। दोनों खवातीन ने उसकी जानिब निगाह उठा ली। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर कर दी आने में। बड़ी अम्मा के कई फ़ोन आ चुके हैं, बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। तो वो खफीफ सा हंस दिया। मैंने रास्ते में अम्मा जान को फ़ोन कर दिया था, बड़ी खाला से भी प्यार लेते, उसने कहा। तो नौरीन ने हल्का सा सर उठाकर शयान ज़हूर को देखा था। कोट सूट में मलबूस, अपने दराज कद समेत इंतहाई वजिया लग रहा था। नौरीन को अपने उस कज़न में एक अजीब सी खलश छुपी हुई महसूस हुई थी। उस वक्त भी वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट भी अजीब बनावटी सी थी, या शायद कुछ कमी थी। कैसी हो नौरीन तुम? उसे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर शयान ने पूछा तो नौरीन ने एकदम सटपटाकर चेहरा झुका लिया। बहुत कम शयान ज़हूर उसे बराह रास्त मुखातिब करता था। अजीब सी झिझक थी, न सिर्फ उनके दरमियान थी, बल्कि ख़ानदान का हर फर्द शयान ज़हूर के मामले में बहुत हसास हो जाता था। उसे मुखातिब करते हुए 100 बार सोचता था। जी ठीक हूँ, नौरीन ने झुककर सर से ही जवाब दिया था। शयान ज़हूर ने बगौर देखा। गहरे जामनी दुपट्टे के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा गुल रंग हुआ जा रहा था। चंद पल के लिए तो शयान ज़हूर की नज़रें उस चेहरे से हटना भूल गई थी। बैठो बेटा, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूं। वो बड़ी खाला की आवाज़ पर एकदम चौंक उठा था। अजीब सी लहर अंदर तक उतरी थी। बड़ी खाला उसे कहकर आगे बढ़ गई थी। छोटी खाला तो पहले ही उठ चुकी थी। झुका हुआ सर उसके अंदर एक अजीब सी लहर सरायत करता चला गया। अच्छी लग रही हो, अपने एहसासात से घबराकर शयान ने एकदम खुद को टोकते हुए कहा था। नौरीन का गुलनार चेहरा मजीद दुआश्ता हो गया। वो उलझ कर रह गया, फिर बगौर जायजा लिया। शयान ज़हूर के लिए यह बड़ा दिलचस्प लम्हा था। फिर हंस दिया। ये तुम्हारा गिफ्ट है, पता नहीं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। अम्मा जान की हिदायत पर यह खरीद लिया था। अपने पॉकेट से एक छोटा सा मखमली केस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा तो नौरीन ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। जी, शयान ज़हूर के चेहरे पर अजीब सा तासुर था। क्या गिफ्ट है भला, ज़रा हम भी देखें। शयान ज़हूर हाथ फैलाते खड़ा था, तभी पीछे से नदीम की बीवी ने आकर पूछा था। शयान ने वही हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। देख लें। शयान का अंदाज जान छुड़वाने वाला था। भाभी हंस दी। उन्होंने गिफ्ट लेकर फौरन केस खोला था। खूबसूरत नगीनों से मजीन गोल्ड का ब्रेसलेट अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ सामने था। अरे इतना खूबसूरत! भाभी एकदम फिदा हो गई थी। दीगर कज़न लड़कियां उनके गिर्द जमा होने लगी। अरे नौरीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये शयान लाया है। भाभी को बेलौक तबसरा करने की आदत थी, बगैर किसी के परवाह किए। उन्होंने फौरन कहा था। नौरीन जहां खाइफ हुई थी, शयान भी सटपटाकर पीछे हटा था। फिर जद्दा से रफ़त भी कह रही थी। उन्हीं के मशवरे पर ख़रीदा था। पसंद आए तो ठीक, वरना मुआज़रत। एकदम अपने लिए अंदाज में कहकर वो वहाँ से निकल आया था। इससे पहले कि वो वापस नदीम की जानिब कदम बढ़ाता, एक जानिब खिड़की के पास बेहिस्सो हरकत खड़े राशिद हमीद की जानिब उठी थी। वो नौरीन की जानिब टिकटिकी बांधे देख रहा था।
शायान ज़हूर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी भाभियों और दीगर लड़कियों में घिरी नौरीन को देखा। एकदम शायान ठटका था, फिर पलटकर राशिद की तरफ नज़र की। वो अब भी उसी तरह खड़ा था, अपने इर्द गिर्द से बेखबर। शायान नदीम की जानिब बढ़ने की बजाय उसकी तरफ आ गया था। राशिद, खैरियत है? क्या हुआ? उसके सर पर पहुंचकर उसने पूछा था। वो उसकी आवाज़ सुनकर यूं ठटका जैसे अचानक इस मंजर में दाखिल हुआ हो। क्या हुआ यार? वो खाली खाली नज़रों से शायान को देख रहा था। शायान ने आज से पहले उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। कुछ हैरान होते उसने कंधे पर हाथ रखा था। वो जैसी हवास में आ गया। ना ना, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। एकदम अपने चेहरे पर दोनों हाथ मलते जैसे पिछले तासुरात जाहिल करते उसने कहा था। शायान कुछ उलझा, फिर उसके सुर्ख अंगारा आंखों में झांका। वो नजरें फेर गया। कुछ नहीं हुआ भाई, बस हल्का सा बुखार है। अपने होठों को काटते उसने सर झुकाकर कहा था। अच्छा, तभी मैं कहूं, तुम्हारी कजन कम 2 ज्यादा की मंगनी हो रही है और तुम मजनू की तरह होशो हवास गुम किए हुए हो, दुनिया को भुलाए हुए यूं रह ही नहीं सकते। शायान ने हंसकर कहा तो वो अपने होंठ मजीद कुचलने लगा। फिर शायान ने उसकी कलाई थामी। वाकई परेशान हुआ, वो बुखार से भनक रहा था। वाकई यार, तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें तो अपने बिस्तर पर आराम करना चाहिए, इस तरह तो तबीयत बिगड़ भी सकती है। इंतहाई तशवीश से वो कह रहा था। राशिद के चेहरे पर एक थकी मुस्कुराहट उभर आई। बस मैं घर ही जाने वाला था। उसने तेजी से अपनी कलाई छुड़ाई। हाँ, तुमको बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए, उसके कंधे पर थपकी देते हुए शायान ने कहा तो वो एकदम तेज तेज कदम उठाता दरवाजा पार कर गया था। शायान नदीम के पास वो तन्हा बैठा हुआ था। मैंने तो हफ्ता पहले सिर्फ रिश्ता तय होने की खबर सुनी थी, अब एकदम यूं मंगनी। आखिर बात क्या है? खैरियत है ना? शायान ने पूछा था और वो हंस दिया। खैरियत वैरियत ही नहीं, सब कुछ ठीक है। अम्मा और बहनें ये सब कुछ जल्दी करना चाहती हैं, उसने आराम से बताया। और तुम्हारी उस कज़न, क्या नाम है उसका? शायान ने जहन पर जोर दिया था। हाँ, याद आया, राबिया। उसका क्या बना फिर? बड़े नेक जज्बात रखती थी वो तुम्हारे लिए। शायान ज़हूर ने अजराह मजाक पूछा था, बल्कि छेड़ा था। अम्मा ने मेरे सामने राबिया और नौरीन दोनों के नाम रखे थे। बज़ाहिर दोनों ही सुलझी हुई बाद अब लड़कियां हैं, लेकिन मैंने अम्मा के सामने नौरीन का नाम मुंतखब किया था। मैं अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। ऐसे में अम्मा जैसी लड़की की डिमांड करती थी वो सारी खूबियाँ नौरीन में थी, मगर राबिया ने एक आज़ाद ख्याल और हमसे मुख्तलिफ माहौल में परवरिश पाई है। वो शायद हमारे ख़ानदानी तौर तरीक़ों के मुताबिक खुद को ना ढाल पाए, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ख़ानदान अपने घर की फलाह बहबूद चाहिए थी। इसलिए मैंने नौरीन का नाम लिया था। अम्मा को अपनी भतीजी के रिजेक्ट होने पर दुख तो हुआ था, मगर जब मैंने अपने ख्यालात से उन्हें आगाह किया तो वो दिल से राज़ी हो गई थी। इस तरह ये मंगनी तय पा गई। आराम से उसने चंद अल्फाज में सब कुछ सुनाया था। शायान ज़हूर ने उसे खोजती नज़रों से देखा और वो खिलकर मुस्कुराया। अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।